हमारा भाई बहन कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, बिजनेस डेवलपमेंट भी बिल्कुल होना चाहिए। वी आर अर्निंग अ ब्रेड एंड बटर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर बैंक, बिल्कुल हमारा कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। व्हाट अबाउट अदर्स? अगर यही बाकी का स्टाफ किधर है? ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रोग्राम है या ये दलितों का प्रोग्राम, ये अंबेडकर का प्रोग्राम है? ये मसला क्या है? यहां पर जब हम लोग ये बोल रहे हैं कि ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र इंफॉर्मेशन गाइडेंस सेंटर है, तो इसका मतलब कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र का पब्लिसिटी करने के लिए यहां पर कार्यक्रम लगाया गया है। सिर्फ इसके लिए कि ये दीक्षा भूमि और अंबेडकर से जुड़ा हुआ है? सिर्फ इसके लिए यहां पर बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्टाफ इन्वॉल्व नहीं होता या उनको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते कि भाई यू शुड अटेंड दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम बिकॉज इट टॉक्स अबाउट द बिजनेस डेवलपमेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर बैंक? व्हाई इजंट दिस इंस्ट्रक्शन बीन गिवन बाय द मैनेजमेंट? ऐसा क्यों नहीं होता है? सिर्फ इसलिए कि अंबेडकर इसमें इन्वॉल्व है? यही मसला बार बार हम लोग उठाते आए। जैसे जीवन सर ने बताया कि भाई बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक परिवार एक बैंक, हम ये बोलते हैं कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक परिवार एक बैंक जरूर है, लेकिन हम लोग उसमें सौतेले हैं और ये सौतेलापन हम लोग बार बार देखते हैं। जैसे आठवले सर ने बताया वो डीआर थे, ये मसले अभी के नहीं है, ये मसले कई वर्षों से चले आ रहे हैं, आगे और कई वर्षों तक के चलेंगे। शायद हम लोग जब तक है तब तक चलेगा, जब तक ये बैंक प्राइवेट नहीं होता है तब तक वो चलता रहेगा, क्योंकि एक बार हम लोग प्राइवेट हो गए तो हम लोग बैंक से आउट ही है। उसके बाद में कोई रिक्रूटमेंट नहीं है जो रिजर्वेशन के भरोसे होगा। और रिलीजियस सेरेमनी नहीं मना रहे, ये रिलीजियस प्लेस जरूर है, ये दुनिया का सबसे बड़ा क्रांतिकारी जमीन है, सही बात है, लेकिन हम लोग यहाँ धर्म बढ़ाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम लोग यहाँ बैठे हैं सो दैट आवर बैंक्स प्रोडक्ट्स कुड बी सर्कुलेटेड अमंग्स्ट एवरी पर्टिकुलर विजिटर ऑफ दिस प्लेस। और यहाँ पर सिर्फ चंद्रपुर से लोग आते हैं ऐसा नहीं है साहब। नागपुर का आंकड़ा बताओ, पिछले साल 12.5 लाख लोग वहां पर आकर गए। हम लोग 12.5 लाख लोगों तक नहीं पहुंचे, ये डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने 10,000 लोगों तक के किया। 10,000 लोग गए अपने अपने घरों तक। ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र पहुंची घरों घरों तक। आपने यूपी के बंदों को नारे लगाते हुए देखा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र जिंदाबाद। क्या मतलब आता है यूपी के लोगों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र का बात करने का? क्यों मसला आएगा? वो इसलिए क्योंकि यहां से उनके लिए मदद की जाती है। बावजूद उसके ऐसा क्यों नहीं होता कि जहां कहीं भी अंबेडकर है वहां पर डेवलपमेंट का बात हो सकता है? ऐसा क्यों नहीं होता? तो बात बस यही पर आकर रुकती है, आंबेडकर दलितांचे, आंबेडकर वंचितांचे, त्यांचेच कैवारी, त्यांच्याचसाठी केलेलं। एक छोटा सा उदाहरण दो, बहुत ज्यादा समय आप लोगों का नहीं लूंगा। 1918 में बाबा साहब आंबेडकर एक बुकलेट निकालते हैं, जर्नल उसको कहते हैं, स्मॉल होल्डिंग्स इन इंडिया। बाबा साहब बताते हैं कि इस देश के किसानों को 24 घंटा बिजली पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। अगर वो नहीं मिली तो वो आने वाले समय में आत्महत्या करेंगे। आज 2024 है, हम लोग बात कर रहे हैं 1918। तो उन्होंने ये नहीं बोला कि अनुसूचित जाति के किसानों को बिजली पानी दो, उन्होंने ये नहीं बोला कि अनुसूचित जमाती को और ओबीसी को ही दो, बोले सबको दो। मसला सिर्फ अनुसूचित जाति का नहीं है। उन्होंने 1919 में साउथ बोरो कमीशन के सामने में खड़े होकर ये डिमांड की कि यहाँ के हर प्रौढ़ व्यक्ति को मताधिकार होना चाहिए। सिर्फ अनुसूचित जाति का महारों का बात नहीं था, देश के हर उस व्यक्ति का बात था जो पीड़ित है, जो गरीब है, जो शोषित है, वो किसी भी समाज से हो सकता है, लेकिन हर व्यक्ति को मतदान का अधिकार होना चाहिए। ये बात उन्होंने रखी, बाकी किसी ने नहीं रखी थी। नहीं मानी गई, साइमन कमीशन का वेलकम किया, स्वागत किया, उनके सामने में बात रखी। प्रौढ़ मताधिकार हर आदमी का अधिकार है, ये बात जम के रखी। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए, वापिस आए, एडल्ट फ्रेंचाइज लीग बनाया। भारत का पहला महामानव जो ये बात कर रहा था कि हर आदमी को मतदान का अधिकार मिलना है, सिर्फ दलितों का नहीं, सिर्फ अनुसूचित जाति को नहीं, हर व्यक्ति के लिए। उन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी का स्थापना किया 1935 में। दलित पार्टी नहीं बनाई, अनुसूचित जाति का नहीं बनाया। एवरी इंडिपेंडेंट लेबर ऑफ दिस नेशन, हर मजदूर का बात किया। मजदूर अनुसूचित जाति में होता है, हर समाज में होता है, हर लेबर का बात उन्होंने किया। पूरे भारत में लेबर का पार्टी नहीं था। ही वॉज द ओनली इंडिविजुअल इन दिस कंट्री जिन्होंने बात की कि मजदूरों का भी रिप्रेजेंटेशन हो सकता है। काउंसिल में मेंबर बने, लेबर मेंबर बने, सबके काम 12 घंटे से 8 घंटे लेकर आए। सिर्फ अनुसूचित जाति के नहीं, सभी के, जो भी गरीब होगा, जो भी लेबर होगा, सबके काम के घंटे कम हुए। सबको प्रेगनेंसी का, सबको मैटरनिटी का बेनिफिट मिला। कोल माइंस में जमीन के अंदर जाकर काम नहीं करेगी महिला, सभी समाज के लिए लागू था। सभी को पीएफ का बेनिफिट आज मिलता है, सभी को ईएसआईसी का बेनिफिट मिलता है। सिर्फ अनुसूचित जाति को नहीं, सभी समाज के लोग उसका बेनिफिट लो। फिर आंबेडकर दलितों के कैसे? इस प्रोग्राम में जब हम बात कर रहे हैं कि यहां पर ये आंबेडकर से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है, यहां पर हर समाज का आदमी क्यों नहीं? सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो आंबेडकर है?
सिर्फ इसके लिए क्योंकि वो अनुसूचित जाति है, मार है, पिछड़ा है, शूद्र है, सिर्फ इसके लिए यहां पर वो लोग नहीं होते। ये जात जब तक नहीं जाती ना, तब तक ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। इंक्लूसिव ग्रोथ इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दिस नेशन। कहीं नहीं है, वो होगा भी नहीं, भविष्य में कभी नहीं होगा। जब तक जात हमारे दिमाग से नहीं जाती, जब तक जात व्यवस्था के दिमाग से नहीं जाती, तब तक ये व्यवस्था जैसी की वैसी बनी रहेगी। एंड दिस नेशन कैन नेवर बी द सुप्रीम पावर ऑफ दिस वर्ल्ड। कब भी पॉसिबल, चाहे जितने रिसोर्सेज जमा कर ले। जापान पर अमेरिका का इतना बड़ा हमला हुआ ना, समुराय वहां की जो क्या कहते हैं कि सवर्ण जाति के समुराय लोग हुआ करते जापान में। आज जापान दुनिया में सब बहुत आगे है। समुराय लोगों ने ये प्रण लिया कि भाई हमको जो बेनिफिट मिलता है ना, हम सब छोड़ेंगे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस नेशन। वो सब छोड़ दिया जो सवर्णों को मिलता था और इंक्लूसिव ग्रोथ की तरफ वो बढ़े। हमारा इंक्लूजन किधर है? हमारे किसी भी प्रोग्राम में, आप चाहे चैत्य भूमि का प्रोग्राम बोलिए, मऊ का प्रोग्राम बोलिए या दीक्षा भूमि का प्रोग्राम बोलिए, सिर्फ अनुसूचित जाति का आदमी जाएगा। ऐसा क्यों? आई मीन समवेयर जब हम लोग ये भी बात कर रहे हैं कि भाई बिजनेस डेवलपमेंट का बात होएगा, वहां पर भी अनुसूचित जाति। भैया ये मतलब हम लोग ऐसा नहीं कह रहे कि बुद्ध धम्म वाड़ो मेड़ावा, ऐसा नहीं है। चलो बुद्ध की ओर हम नहीं बोल रहे। व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट हियर इज कि बिजनेस डेवलपमेंट का बात करेगा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का प्रोडक्ट वो पूरे देश तक फैलाएगा। ये बात हम लोग स्टॉल के माध्यम से कर रहे हैं। बावजूद उसके सिर्फ अनुसूचित जाति। आई मीन हैव वी टेकन दिस पर्टिकुलर ठेका? ऐसा मसला है। तो ये बात है कि अंबेडकर यहां पर जुड़ा हुआ है और जहां जहां अंबेडकर रहेगा वहां पर उसी समाज का आदमी वहां जाएगा, क्योंकि अंबेडकर को आज तक किसी ने एक्सेप्ट ही नहीं किया। जो इस देश का पहला कानून मंत्री बना, वो आदमी देश के पहले इलेक्शन में हार जाता है, क्योंकि अंबेडकर इज नेवर एक्सेप्टेड। जिस आदमी ने इस देश का संविधान बनाया, उस देश के बनाए हुए संविधान से इस देश का पहला चुनाव हुआ, उस चुनाव में वो आदमी हार जाता है जिसने चुनाव की प्रक्रिया लिखी। ये जात है। उनके जाते ही देश में जिस तरह का बात हुआ, अब जैसे जीवन सर ने बहुत अच्छी बात करी कि सिर्फ बाकी के लोग किधर होते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर 1951 में कानून मंत्री थे। बाबा साहब ने 22 सितंबर 1951 में कानून मंत्री पद से सबसे पहला कारण था कि इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज का नहीं मिलना, नेहरू जी की फॉरेन पॉलिसीज का विरोध करना। तीसरा कारण था हिंदू कोड बिल लागू नहीं होना। हिंदू कोड बिल सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए नहीं था, देश की समस्त महिलाओं के लिए था। तीसरा रीजन और चौथा रीजन कि ओबीसी के लिए कमीशन अपॉइंट नहीं करना। बाबा साहब का कंडीशन था कि इस देश में ओबीसी को भी रिजर्वेशन का जरूरत है, उनको भी सिस्टम में आने का जरूरत है, वो भी पिछड़े हैं। इसलिए आर्टिकल 340 लिखा गया। बाद में 41 अनुसूचित जाति और 42 शेड्यूल ट्राइब का बात किया गया। तो जब ओबीसी के लिए अपने कानून मंत्री पद का इस्तीफा, उस समय वो कानून मंत्री पद रहते हुए दिखे, उन्होंने कानून मंत्री पद का इस्तीफा दिया, रीजन बताया कि ओबीसी के लिए कमीशन आप अपॉइंट नहीं कर रहे, मैं अपना रिजिग्नेशन देता हूं, बावजूद उसके ओबीसी को कुछ समझ में नहीं आया। और हर जगह पर हम लोग ये देखते हैं, अंबेडकर है तो अनुसूचित जाति, और अनुसूचित जाति में भी महारी है। और जहां कहीं भी जब तक ये चीज रहेगी, और हम ये अपेक्षा करते हैं कि जब तक हम लोग इस पर्टिकुलर बैंक में हैं, तब तक हम लोग ये अपेक्षा करते हैं कि हम हमारे प्लेटफॉर्म से, हम हमारे बैनर के तहत जितना हो सकता है उतना करेंगे। इस बैंक से हम लोग अपनी रोजी रोटी कमाते हैं और इस बैंक को हमारा कुछ ना कुछ देना बनता है। और इसलिए हम लोग बार बार डेवलपमेंट का बात करते हैं। क्या मतलब आता है भैया हमको ये बनाने का? हम लोग अपना बुद्ध वंदना बनाते थे, देश भर में फैलाते थे, 22 प्रतिज्ञाओं का पठन करते थे। हमको क्यों ये मसला है कि हम लोग ये भी बनाएंगे? तो हमको ये लगता है कि सिंस वी हैव बीन एम्प्लॉयड दिस बैंक और एम्प्लॉयड बाय दिस बैंक, इस बैंक का भी तरक्की होना चाहिए। तो इस बैंक का तरक्की कब होगा? सिर्फ अनुसूचित जाति की वजह से होगा। सभी के इंक्लूसिव वहां पर एफर्ट्स लगने चाहिए, और जब इंक्लूसिव एफर्ट्स लगेंगे तो इंक्लूसिव ग्रोथ दिखेगा। तो जब ये पता है कि ये इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस सेंटर है, स्टिल पीपल आर मिसिंग, क्योंकि बोला ही नहीं गया कि आप आओ।
जब 14 अप्रैल का भी कार्यक्रम होता है, नो इंस्ट्रक्शंस आर गिवन कि डॉक्टर अंबेडकर का जयंती है, आपको आना पड़ेगा। कहीं पर भी कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होता, सुओ मोटो जिसको लगता है वो जाता है। इट इज ऑल बिकॉज अंबेडकर है, शुद्र है, अछूत है। ये कब तक चलना है? पानी का व्यवस्था किया गया साहब, दामोदर वैली बनाई गई, हीराकुंड परियोजना बनाई गई। पानी का सवाल मिटाने वाला बाबा साहब अंबेडकर पहला महापुरुष था। पानी सिर्फ अनुसूचित जाति नहीं पीता, इस देश का हर व्यक्ति पानी पीता है। बावजूद उसके सिर्फ अनुसूचित जाति को क्यों लगा कि अंबेडकर हमारा, और सब यही बताते हैं अनुसूचित जाति के कई बार ऐसा कैसे भाई? पानी हम ही लोग पीते हैं, पानी हर व्यक्ति पीता है। किसानों का बात उन्होंने किया, किसानी क्या सिर्फ अनुसूचित जाति करता है? लेबर का बात किया, मजदूरी क्या सिर्फ अनुसूचित जाति का आदमी करता है? संविधान लिखा, संविधान का फायदा सिर्फ हम लोग लेते हैं? सभी लेते हैं। उनके सारे सुख सुविधाओं का उपभोग किया है, लेकिन जहां बात आती है उनके साइड पर खड़े रहने का, वहां जात आड़े आ जाती है। और जहां तक ये जात आड़े आते रहेगी, वहां तक देश कभी डेवलप नहीं हो सकता, कभी भी नहीं, चाहे जितने रिसोर्सेस आप जमा कर ले। हमारे बाद में कई देश आए, हमारे बाद में मुसोलिनी का देश तरक्की कर रहा है, हिटलर का देश तरक्की कर रहा है, हमारे यहां क्या था? लेकिन बावजूद उसके आज हम लोग, हमारा मतलब पर कैपिटा एक्सपेंडिचर 137 नंबर पे अभी भी हम लोग हैं पूरी दुनिया में, जबकि पूरी दुनिया का सबसे महान कॉन्स्टिट्यूशन हमारे देश में, पूरी दुनिया का। बावजूद उसके हम लोग इतने पिछड़े क्यों? इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है साहब, आज भी पिछड़ा अलग है, आज भी अगड़ा अलग है। और जब तक ये अगड़ा पिछड़ा का खेल चलता रहेगा, इंडिया कैन नेवर बी डेवलप्ड। ये देश के विरुद्ध में बात नहीं करते। जब बाबा साहब बात करते हैं ना, बाबा साहब ये बोलते हैं कि जब कभी भी इस देश के और मेरे हित के बारे में बात आएगी तो मैं देश का हित देखूंगा, मेरा हित नहीं देखूंगा। द फर्स्ट इंडियन एंड द लास्ट इंडियन डॉक्टर अंबेडकर। बावजूद उसके उसकी भारतीयता को इतनी बुरी तरह से नकार दिया गया कि अंबेडकर म्हणजे दलितांचे, अंबेडकर म्हणजे वंचितांचे, यही बात सीमित होकर रह गई। और हम लोगों ने भी यही मान लिया कि ठीक है अंबेडकर हमारे। अंबेडकर को नेशनल लीडर हम लोग कभी एक्सेप्ट ही नहीं करे। ओबीसी का नेता अंबेडकर हम कभी बोला ही नहीं, किसानों का नेता अंबेडकर कभी बोला ही नहीं, मजदूरों का नेता, महिलाओं का नेता हम कभी बोले ही नहीं। हम बोले मात्र दलितांचे, और हमको भी वही बताया, अरे दलितांचे तुमचे नेते, 7 करोड़ दिन दलितांचे नेते म्हणजे डॉक्टर अंबेडकर। और ये हम लोगों ने बाबा साहब को सीमित कर दिया। और उसका नतीजा ये है की अंबेडकर म्हणजे दलित, अंबेडकर म्हणजे वंचित, अंबेडकर म्हणजे शेड्यूल कास्ट, म्हणून हा स्टॉल म्हणजे फक्त आंबेडकरांचे लोग। तो चाहे बैंक का प्रोडक्ट आप डेवलप कर लो, बात करेगा अनुसूचित जाति का आदमी, सिर्फ बात करेगा सिर्फ महारों का आदमी। और जब तक ये चलता रहेगा, अभी आने वाला समय साहब बहुत बुरा है। आप इस चीज को समझ के लीजिए। आप अभी स्टेट की परिभाषा में इसलिए सुरक्षित है। द मोमेंट यू गेट प्राइवेटाइज्ड, आप सब लोग बाहर हैं। आप किसी तरह रह भी लोगे, बंद बैठे हो, आपकी आने वाली पीढ़ियां सिस्टम से बाहर है। और जो हमारे पुरखों ने भुगता है, हमारी आने वाली पीढ़ियां भी वो भुगतेगी। और अगर ऐसा नहीं होने देना चाहते हैं तो संघर्ष के लिए तैयार रहो, मैनेजमेंट के विरुद्ध भी खड़े रहिए। ये बार बार ये जो हम लोगों को याद दिलाया जाता है कि भाई आप अलग ही है। कहीं पर भी आप देखिए यार, मार्केटिंग का स्टॉल लगाया जाता है, चाहे जिस इवेंट में आप देखिए, एवरीबडी गेट्स इन्वॉल्व, हर कोई इन्वॉल्व होता है। न जात देखी जाती है, न पात देखी जाती है, हर आदमी इन्वॉल्व होता है। यहां पर क्यों नहीं आदमी इन्वॉल्व हो रहा है? कि सिर्फ इसलिए कि अंबेडकर है? ये जो हमारी मानसिकता, ये जो कुंठित मानसिकता है ना, इसका विरोध पब्लिक प्लेटफॉर्म पर होगा और बहुत बुरी तरह से होगा साहब। आने वाले समय पर अगर नहीं आप खड़े रहिए साहब, तो जय भीम बोलने का हक नहीं है आप लोगों को। बिल्कुल मत बोलिए, कोई मतलब नहीं आता है कि आपके जय भीम बोलने से ना बाबा साहब बड़ा होंगे ना कुछ। खड़ा रहना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि विरोध अंबेडकर का है, मतलब आपका है। मुंह पर नहीं बोला जाएगा कि आपका विरोध है। जहां जहां अंबेडकर का विरोध है, आपकी पुश्तों का विरोध है। और जब तक ये रहेगा साहब, तब तक के समझ के चले कि आपकी पीढ़ी बर्बाद होगी। और ऐसी नपुंसक पीढ़ियां बर्बाद मत करिए, नपुंसक पीढ़ियां पैदा मत करिए। पीढ़ियां पैदा करिए, मजबूत पीढ़ियां पैदा करिए, मजबूर पीढ़ियां पैदा मत करो। वो तब पैदा होगी जब आप संघर्ष दिखाओगे। आपके बापदादाओं ने संघर्ष किया, तब आज की परिस्थिति यहां पर है। तब हम लोग एक अच्छी परिस्थिति झेल रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे, बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, क्योंकि हमारे पुरखों ने संघर्ष किया, हमारे पुरखों ने सहा। पीने को पानी तक नहीं था, पहनने के लिए चड्डी तक नहीं थी, इतनी बुरी परिस्थितियों में हम लोग रहे, हमारे पुरखे रहे। उन्होंने किया, तब हम लोग हैं। और हम लोग अगर नहीं करेंगे तो नपुंसक पीढ़ियां पैदा होगी, मजबूर और गुलाम पीढ़ियां पैदा होगी। और अगर ऐसा नहीं चाहते साहब, तो तैयार रहिए, चाहे जहां हो, चाहे जिस परिस्थिति में हो, चाहे जिसके खिलाफ हो,
अगर संघर्ष नहीं कर सकते साहब तो अंबेडकर का फोटो घर से बाहर निकालिए, अंबेडकर का होना है। और अगर आप ये नहीं मानते तो आप बाबा साहब अंबेडकर के वही गद्दार है जो बाबा साहब बोले थे कि मुझे इस देश के पढ़े लिखे, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ गद्दार किया, हम उन गद्दारों में शामिल होंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आप उस गद्दारों में शामिल हो तो संघर्ष के लिए खड़े रहिए यार। आप जहां कहीं भी बात आएगा कि भाई चलो ट्रिप जा रहा है, चले सबके सब। जहां कहीं भी बात आएगा चलो इवेंट है, चले सबके सब। संघर्ष का बात आया आदमी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बूंदो रोशनी लगा के सूरज लेके हाथ में आदमी दिख ही नहीं रहे। ये परिस्थितियां बहुत बुरी है। आने वाला समय इतना, हम लोग बात करते हैं बाबा साहब का बार बार डेमोक्रेसी का बात होता है, बार बार डेमोक्रेसी का बात होता है। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनका कमेटी का रिपोर्ट है गुजरात के दंगों पर। रिपोर्ट कहता है कि 2 पर्टिकुलर पीपल ऑफ दिस नेशन शुड नेवर बी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जजेस का रिपोर्ट है और वो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं। द हेल विद द डेमोक्रेसी। बर्बाद सब होगा साहब। अपनी बारी का इंतजार मत करिए, आपको अभी समय है। अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, कतार में खड़े रहिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करिए। आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे ये सवाल करेगी कि भैया जब हमारे आरक्षण छीने जा रहे थे, हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे थे, तुम लोग क्या झक मार रहे थे, ये सवाल आने वाली पीढ़ियां आपसे करेगी। और इस सवाल का जवाब हम लोग दे सके, कम से कम इतना तो काम करके जाए। कम से कम इतना तो बोले यार कि मैंने कोशिश की, मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा था, मैं कुछ तो दौड़ भाग किया, नहीं हो पाया बात अलग है, लेकिन कोशिश तो की। ये बात हमारे मुंह से निकलना चाहिए, वरना बोलेंगे यार आप भी मुर्दे थे, हमको भी मुर्दा पैदा कर दिया। ये इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए। अभी जवानी है, इसका उपयोग करिए। समय बुरा है, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, आपके पढ़ने के, शिक्षा के दरवाजे खत्म हो रहे हैं, नौकरियां के दरवाजे खत्म हो रहे हैं। क्या करोगे भविष्य में? दिहाड़ी, मजदूरी, खेती, क्या करोगे? प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे 2-4 लोगों को छोड़कर। वही करना पड़ेगा जहां पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकला हुआ स्किल्ड आदमी किसी बड़े ऑफिस में मैनेजर बन के बैठेगा और उसका टेबल साफ करने के लिए भी मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तो वापस मजदूरी करनी, वापस दिहाड़ी करनी है। समय है। अगर आने वाली पीढ़ियों को साबुत देखना चाहते हो, साबुत रखना चाहते हो, तो आज की तारीख में संघर्ष करिए। और अगर नहीं कर सकते साहब तो बाबा साहब के नाम लेने का भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, कतार से बाहर हो जाइए। 5 ही लोग बोले थे बाबा साहब, ईमानदारी से 5 लोग भी रहेंगे तब भी चलेगा। भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ों की, शेरों की तरह जीने वाले 5 ही लोग चाहिए, बहुत है, काफी है। एक एक आदमी परिवर्तन ला सकता है। अंबेडकर को अगर पढ़े, अंबेडकर को जिए, एक एक आदमी परिवर्तन ला सकता है। लाखों का भीड़ होता है यार, 12 लाख लोग हमारे यहाँ नागपुर के दीक्षा भूमि पे होता है, 6-6.5 लाख कम से कम यहां पर आते होंगे। तो ये सारा का सारा भीड़ जाता किधर है? सब गिदड़ बनकर घर पे बैठा होता है क्या? ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए सारी सुख सुविधाओं को कहीं ना कहीं तो उसका उपभोग करता होगा। आज एक आदमी नहीं दिखता यार आपका पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो ये बात करेगा कि भाई अंबेडकर का संविधान है, सुरक्षित रहना चाहिए। 131 खासदार आपके पार्लियामेंट में बैठे, एक आदमी बात नहीं उठाता है कि सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, एक आदमी बात नहीं करता। कहां का अंबेडकर का भारत? तो ये सारे मसले साहब इस समाज के बीच सामने में बहुत ज्वलंत है, और अगर अभी साबुत नहीं हुए, आने वाली पीढ़ियां हम बर्बाद कर चुके होंगे। शिक्षा खत्म, नौकरियां खत्म, मजबूर पीढ़ियां हम लोग पैदा करेंगे। ऐसा मत करिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे कम से कम उनके पीछे खड़े रहिए। ये अंबेडकर का होना है। और अगर आप ये नहीं मानते तो आप बाबा साहब अंबेडकर के वही गद्दार है जो बाबा साहब बोले थे कि मुझे इस देश के पढ़े लिखे, मेरे समाज के पढ़े लिखे लोगों ने मेरे साथ गद्दार किया, हम उन गद्दारों में शामिल होंगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आप उस गद्दारों में शामिल हो तो संघर्ष के लिए खड़े रहिए यार। आप जहां कहीं भी बात आएगा कि भाई चलो ट्रिप जा रहा है, चले सबके सब। जहां कहीं भी बात आएगा चलो इवेंट है, चले सबके सब।
संघर्ष का बात आया आदमी कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है। बूंदों रोशनी लगा के सूरज लेके हाथ में आदमी दिख ही नहीं रहे। ये परिस्थितियां बहुत बुरी है। आने वाला समय इतना, हम लोग बात करते हैं बाबा साहब का बार बार डेमोक्रेसी का बात होता है, बार बार डेमोक्रेसी का बात होता है। 2 जजेस सुप्रीम कोर्ट के, उनका कमेटी का रिपोर्ट है गुजरात के दंगों पर। रिपोर्ट कहता है कि 2 पर्टिकुलर पीपल ऑफ दिस नेशन शुड नेवर बी गिवन द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट। जजेस का रिपोर्ट है, और वो लोग हमारे देश के प्रधानमंत्री गृह मंत्री हैं। द हेल विद द डेमोक्रेसी। बर्बाद सब होगा साहब। अपनी बारी का इंतजार मत करिए, आपको अभी समय है। अगर बचा सकते हैं तो बचाइए, कतार में खड़े रहिए, थोड़ा सा सैक्रिफाइस करिए। आपकी आने वाली पीढ़ी जब आपसे ये सवाल करेगी कि भैया जब हमारे आरक्षण छीने जा रहे थे, हमारे हक अधिकार खत्म किए जा रहे थे, तुम लोग क्या झक मार रहे थे, ये सवाल आने वाली पीढ़ियां आपसे करेगी। और इस सवाल का जवाब हम लोग दे सके, कम से कम इतना तो काम करके जाए, कम से कम इतना तो बोले यार कि मैंने कोशिश की, मैं हाथ पर हाथ रखे नहीं बैठा था, मैं कुछ तो दौड़ भाग किया, नहीं हो पाया बात अलग है, लेकिन कोशिश तो की। ये बात हमारे मुंह से निकलना चाहिए, वरना बोलेंगे यार आप भी मुर्दे थे, हमको भी मुर्दा पैदा कर दिया। ये इल्जाम अपने सर पर मत लीजिए। अभी जवानी है, इसका उपयोग करिए। समय बुरा है, सारी चीजें प्राइवेटाइज हो रही है, आपके पढ़ने के शिक्षा के दरवाजे खत्म हो रहे हैं, नौकरियां के दरवाजे खत्म हो रहे हैं। क्या करोगे भविष्य में? दिहाड़ी, मजदूरी, खेती, क्या करोगे? प्रॉपर्टी नहीं है कि आप अच्छा बिजनेस कर पाओगे 2-4 लोगों को छोड़कर। वही करना पड़ेगा जहां पर एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से निकला हुआ स्किल्ड आदमी किसी बड़े ऑफिस में मैनेजर बन के बैठेगा और उसका टेबल साफ करने के लिए भी मजदूर की जरूरत पड़ेगी, तो वापस मजदूरी करनी, वापस दिहाड़ी करनी है। समय है। अगर आने वाली पीढ़ियों को साबुत देखना चाहते हो, साबुत रखना चाहते हो, तो आज की तारीख में संघर्ष करिए। और अगर नहीं कर सकते साहब, तो बाबा साहब के नाम लेने का भी हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, कतार से बाहर हो जाइए। 5 ही लोग बोले थे बाबा साहब, ईमानदारी से 5 लोग भी रहेंगे तब भी चलेगा। भीड़ नहीं चाहिए, भेड़ों की, शेरों की तरह जीने वाले 5 ही लोग चाहिए, बहुत है, काफी है। एक एक आदमी परिवर्तन ला सकता है। अंबेडकर को अगर पढ़े, अंबेडकर को जिए, एक एक आदमी परिवर्तन ला सकता है। लाखों का भीड़ होता है यार, 12 लाख लोग हमारे यहाँ नागपुर के दीक्षा भूमि पे होता है, 6-6.5 लाख कम से कम यहां पर आते होंगे। तो ये सारा का सारा भीड़ जाता किधर है? सब गिदड़ बनकर घर पे बैठा होता है क्या? ये कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ले रहा होगा। डॉक्टर अंबेडकर के दिए हुए सारी सुख सुविधाओं को कहीं ना कहीं तो उसका उपभोग करता होगा। आज एक आदमी नहीं दिखता यार आपका पार्लियामेंट में बैठा हुआ जो ये बात करेगा कि भाई अंबेडकर का संविधान है, सुरक्षित रहना चाहिए। 131 खासदार आपके पार्लियामेंट में बैठे, एक आदमी बात नहीं उठाता है कि सब कैटेगराइजेशन नहीं होना चाहिए, एक आदमी बात नहीं करता। कहां का अंबेडकर का भारत? तो ये सारे मसले साहब इस समाज के बीच सामने में बहुत ज्वलंत है, और अगर अभी साबुत नहीं हुए, आने वाली पीढ़ियां हम बर्बाद कर चुके होंगे। शिक्षा खत्म, नौकरियां खत्म, मजबूर पीढ़ियां हम लोग पैदा करेंगे। ऐसा मत करिए। और अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो जो कर रहे कम से कम उनके पीछे खड़े रहिए।